आर्या श्रीमती दुलारी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित की पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधों क्षमताओं का विकास पेपर के अंतर्गत आज हम ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान करके शुद्ध रूप में उसका पढ़ना, टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी और अंग्रेजी की ध्वनियों का शुद्ध लेखन बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान करके शुद्ध रूप में उनका पढ़ना। आइए देखते हैं। छोटे बालकों का जब प्रारंभिक स्तर होता है तो प्रारंभिक स्तर पर बालकों को अपने भाव और विचार के आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए भाषा को माध्यम अपनाना होता है और प्रत्येक ध्वनि के लिए वर्णों का सहारा लेना पड़ता है। वर्णों का परिचय मैंने आपको करा दिया था। तो हिंदी भाषा में कुल जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, यानी 11 स्वर और एक अनुस्वार, एक विसर्ग, एक अनुनासिक चिन्ह, और 36 व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 36। व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, और 3 या 4 जो हैं
वो आगत व्यंजन है। 3 या 4 आगत व्यंजन है। याद रखना है आपको 11 स्वर, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, 1 अनुनासिक, 36 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 3-4 आगत व्यंजन। अब इसके बाद में आता है नागरिक अंकों का विकास। यानी देवनागरिकी अंकों का विकास क्रम जो है, तो हमारे देश में अंक जो विद्या है, उस अंक विद्या का प्रचार प्राचीन काल से ही था। कुछ अंकों के जो चिन्ह हैं वो अशोक के शिलालेखों में पाए जाते हैं, और अंकों के इस प्रचलन को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। वस्तुतः भारतीयों से अंक विद्या का ज्ञान सबसे पहले अरबियों ने सीखा, और जो धीरे धीरे यूरोप तक जो है वो फैला, और इसका जो विस्तार है वो विस्तार कार्य व्यापारियों द्वारा हुआ। व्यापारी जो थे वो लोग अंकों को हिंदशा कहते थे। ध्यान रखिएगा, हिंदशा। इससे यह निर्णित हो जाता है कि अरबों ने या अरबियों ने अंक विद्या भारतीयों से ही सीखी थी। विभिन्न परिवर्तनों के कारण ही नागरिक के अंक अन्य भाषाओं के अंकों के शामिल रखते हैं, और 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में यह साम्य बहुत अधिक मात्रा में है। इस समय बहाई के लिए जीरो का जिस प्रकार प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग पहले ऐसा नहीं होता था। उस समय बहाई सैकड़ा और हजार के लिए अलग अलग चिन्ह थे। पंडित भगवान लाल भट्ट के अनुसार अंकों को ब्राह्मणों ने बनाया। ध्यान रखिएगा, ये पंडित भगवान लाल भट्ट ने ये बात कही है। भगवान लाल भट्ट ने कहा कि अंकों को ब्राह्मणों ने बनाया, और प्रसिद्ध लिपि विशेषज्ञ ओझा जी हैं, इन्होंने भी अंकों को भारतीयों की ही देन माना है। अंकों का जो देन है
वो अंकों का देन भारतीयों को ही मिला। देवनागरी के अंकों का विकास क्रम आप देखिए, ये जो एक है ये पहले ऐसे लिखा जाता था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब ये दो ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये क्रम, तीन, ये तीन पाई है, फिर ये तीन, फिर ये तीन, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके, चार के लिए ये, फिर ये, फिर ये, पाँच, छः, सात, आठ और 9। तो इस प्रकार से देवनागरी के अंकों का विकास है। ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान करके शुद्ध रूप से पढ़ने में देवनागरी की जो लिपि है उसकी ध्वनियों के लिपि संकेतों की भूमिका को हम निम्न पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहला है स्वरों की ह्रस्व दीर्घ मात्राएं विद्यमान। तो इस विधि में केवल अ जो अ है इसको छोड़ करके सभी स्वरों की ह्रस्व और दीर्घ यानी छोटा और बड़ा मात्राएं जो हैं वो विद्यमान हैं और उनका स्वरों के साथ जोड़ करके प्रयोग किया जाता है। आ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा ई के लिए ये, बड़ी ई के लिए, छोटा ओ के लिए, यानी छोटा ये ऊ ह्रस्व है, ये ऊ दीर्घ है, तो हम इसको छोटा और बड़ा बोलते हैं। ये ऊ ह्रस्व, ये ऊ दीर्घ, ये भी ये ए, ऐ, ओ और औ, इन सभी की मात्राएं जो हैं वो विद्यमान हैं। दूसरा है वर्णों की लिखावट कलात्मक, सुंदर और सुगठित। जो देवनागरी लिपि है इस लिपि में वर्ण अत्यंत कलात्मक, सुंदर और सुगठित ढंग से लिखे जाते हैं। ये वर्ण अन्य लिपियों की अपेक्षा बहुत कम स्थान घेरते हैं। उदाहरण के रूप में हिंदी का महेश्वर जो शब्द है, यदि इसको रोमन लिपि में लिखा जाए तो यह स्थान को अधिक घेरता है। महेश्वर अगर देवनागरी लिपि में लिखा जाए तो कम प्लेस लेगा, कम स्थान घेरेगा, और जबकि इसको रोमन में लिखा जाए तो वो अत्यधिक
स्थान को क्या करता है, घेरता है। इसके बाद तीसरा है प्रत्येक वर्ण का उच्चारण। देवनागरी लिपि में यदि कोई वर्ण लिखा जाता है तो उसका उच्चारण अवश्य होता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में कुछ वर्ण लिखे जाते हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं होता है। ऐसे वर्णों को हम साइलेंट वर्ड बोलते हैं। जैसे नाइफ, अब देखिए यहाँ पे के क्या है, के का साइलेंट उच्चारण, जबकि देवनागरी लिपि में जो वर्ण लिखा जाएगा उस वर्ण का उच्चारण अवश्य होगा। नाइट है, अब इन दोनों शब्द में के और जी एच, इसमें जी एच और इसमें के, ये दोनों वर्ण यानी इन शब्दों में ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण नहीं हो रहा है। लिखा तो जा रहा है, लिपि में लिखा जा रहा है, लेकिन इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता है। देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है उसका उच्चारण अवश्य होता है। इसके बाद में वर्णों का उच्चारण निश्चित। देवनागरी लिपि में वर्णों का जो उच्चारण है वो निश्चित है और प्रत्येक स्थान पर यह जो वर्ण है वो एक ही उच्चारण देते हैं। लेकिन रोमन लिपि में अनेक स्थल पर वर्णों के जो उच्चारण हैं वो वर्णों के उच्चारण बदल जाते हैं। जैसे अगर हिंदी में हम लिखें खटपट, तो वर्णों का उच्चारण जो है यहाँ पे क्या है, एकदम निश्चित हो रहा है। लेकिन रोमन लिपि में PUT और BUT, एक है पुट और एक है बट। अब इन वर्णों में, इन शब्दों में उ और अ की जो ध्वनि है, उ और आ, इसकी जो ध्वनि है वो क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए ये यू पुट हो रहा है और यहाँ पे यू आ हो रहा है बट को।
इसके बाद में ही वर्णों का निर्माण उच्चारण स्थल के अनुसार देवनागरी लिपि उसके वर्णों का निर्माण जो है उच्चारण स्थल को ध्यान में रख करके किया गया है और वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। जैसे कंठ, क वर्ग में जो वर्ण आते हैं क ख ग घ ङ, ये सब कंठ। र च छ ज झ ञ, यानी च वर्ग जो है वह का तालब ताल से। ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य से, जो मूर्धा। और त वर्ग जो है आपका दंतव्य है, जिसका उच्चारण दंत से होता है। और प फ ब भ म, ये जो है ओष्ठ, या इसको हम ओष्ठ बोलते हैं, जिनका दोनों ओठों के मिलन से इसका उच्चारण होता है। अगला है वर्णों का परिवर्तन स्वन प्रक्रिया के नियमों पर आधारित। कोई स्वनि किसी परिवेश में कौन कौन से लक्षण प्राप्त कर लेता है, यह भारतीय व्याकरणियों के संघ नियम जो हैं वो बहुत पहले से ये स्पष्ट करते हैं। इसलिए देवनागरी लिपि के वर्णों का जो परिवर्तन है वो पूर्णतया स्वन प्रक्रिया के नियमों पर आधारित है। इसके बाद में लेखन, टंकण और मुद्रण की एकरूपता। लेखन जो हम लिखते हैं, टंकण जो टाइप किया जाता है, और मुद्रण जो छपाई होती है, इन सब में एकता है, एकरूपता है, सब में एक जैसा ही लिखा जाता है। रोमन लिपि में वर्णमाला को 3 प्रकार से लिखा जाता है। ये नहीं बल्कि 4 प्रकार से हम कहेंगे। कैपिटल रूप में और स्मॉल रूप में। तो कैपिटल रूप में लिखने के अतिरिक्त छापने और लिखने की वर्णमाला में आकृतिगत अंतर है। लिखाई और छपाई में वर्णों की जो आकृति होती है उस आकृति में अंतर होता है। अर्थात अगर हम कहें तो जो रोमन है, रोमन शब्द ABCD जो है, वो उसकी लिखाई और उसकी छपाई दोनों के वर्णों में आकृति में भिन्नता रहती है।
जैसे अभी ये तो छापने वाला है, और जब लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। यानी लिखने और छापने दोनों में ये डिफरेंस होता है। जबकि हिंदी भाषा उसका चाहे लेखन हो, चाहे टंकण हो, चाहे मुद्रण हो, तीनों में अगर क लिखना है तो इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। तो लेखन, टंकण और मुद्रण की एकरूपता के कारण भी देवनागरी लिपि की जो महत्ता है वो महत्ता बढ़ जाती है। इसके बाद आता है अनुस्वार और चंद्र बिंदु जैसे सूक्ष्म लिपि चिन्हों की व्यवस्था। देवनागरी लिपि में अनुस्वार और चंद्र बिंदु के प्रयोग के माध्यम से, जैसे ये हंस और ये हंस, रंग, और अगर हम इसको लिखेंगे तो रंगना, पंख और पंख। आप देखिए, यानी अनुस्वार और चंद्रबिंदु जैसे उच्चारण को सूक्ष्म जो भेद है उसको भी दर्शाया जा सकता है। जबकि रोमन में इस प्रकार की व्यवस्था न के बराबर है। अब इसके बाद में आता है ध्वनि लिपि शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभिक स्तर पर जो छात्र होते हैं वो अपनी मातृभाषा में ही अपने विचार और भावों का आदान प्रदान करना सीखते हैं। वे ध्वनियों की पहचान, उसमें अंतर करना, ध्वनि को लिपि रूप देना, शुद्ध उच्चारण करने में अपने को असमर्थ सा पाते हैं। तो निचली कक्षाओं में शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बालक को शुद्ध उच्चारण करना सिखाएं, ध्वनियों के लिखित रूप को पहचानना और लिखना, इन दोनों को सिखाएं। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि आरंभिक स्तर पर जो भाषा है, भाषा की जो सूक्ष्म बातें हैं, लिखाई की, लिखने की,
वो छात्रों को ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसके कारण पूरे जीवन तक वो हिंदी भाषा ना तो शुद्ध लिख पाते हैं और ना ही शुद्ध भाषा का उच्चारण कर पाते हैं। ध्वनि लिपि शिक्षण के लिए वर्णाकृति का ज्ञान होने पर भी, यानी जब वर्ण की आकृति का ज्ञान हो जाए, उसके बाद ही बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए। दूसरा, लिपियों में अंतर करने का ज्ञान होने पर ही अभ्यास कराना उत्तम है। और तीसरा, बालक जब शब्द चित्रों को पहचान कर तथा वर्णों की ध्वनियों के अंतर को समझ जाता है, तभी अभ्यास कराना चाहिए। चौथा, चित्र दर्शन व शब्द पठन का ज्ञान होने पर ही अभ्यास कराना चाहिए और बालकों को वस्तुओं के चित्र दिखाने चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए। तो आज हमने आपको ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान करके शुद्ध रूप में पढ़ना सिखाया। अगले वीडियो में हम आपको पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक चिन्हों को पहचानते हुए विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना चैप्टर पर ले चलेंगे। इसमें हम आपको विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी बातें आपको न समझ में आए उनको आप कमेंट के माध्यम से दर्ज कराइए और साथ साथ अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते चलें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।